हेलो गाइस, अब हम प्रैक्टिस पेपर 3 के प्रश्न क्रमांक 40 से 70 तक का हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 40 में समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 8 और 6 सेंटीमीटर दी गई हैं, तो उस चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपके पास यहाँ दिए गए थे। कितने थे? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर थे, जो कि एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? एक ये वाला विकर्ण एक ये वाला विकर्ण कहाँ काट रहा है? ओ पर प्रच्छेद करता है। कहाँ पर करता है? 90 डिग्री पर करता है। यदि ये पूरा 8 था तो ये कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना था? 6। तो ये कितना बचेगा? 3। तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। प्रमेय से हम इसको हल कर लेंगे। ये 4 था, ये 3 था। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों का योग 25। चूंकि हमको निकालना था पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण 5, अतः उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की हो। प्रश्न क्रमांक 41, दो पांचों की एक अकेली उछाल में दोनों पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योग 11 प्राप्त करने की प्रायिकता। चूंकि दो पांच यदि हमने फेंके 6 गुणे 6 बराबर 36 होंगी। अब चूंकि अंकों का योग 11 प्राप्त करना, तो 11 कैसे आ सकता है? या तो 5 और 6 से आ जाएगा, पहले में 5 दूसरे में 6, या 6 पहले में 6 और दूसरे में 5। कुल मिलाकर के अंकों का योग 11 प्राप्त होने की कुल संभावनाएं कितनी हैं? 2। अर्थात अनुकूल संभावनाएं 2 हैं और कुल संभावनाएं 36 है। तब प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है? Na बटे NS के, और हम इसमें सूत्र में मान रख देंगे 2 बटे 36 के, 2 बटे 36 अर्थात 1 बटे 18 के। तो हम कह पाएंगे कि आपका ए नंबर का आंसर 1 बटे 18। प्रश्न क्रमांक 42, 10 संख्याओं का माध्य 10 है और यदि संख्याओं को 6 और 4 को क्रमशः 4 और 6 को 6 और 4 में बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? एक्चुअल में अंक नहीं बदले हैं, 4 और 6 को 6 और 4 में, इन दोनों को आपस में बदल दिया। संख्याएं तो उतनी ही जितनी थी, अतः इसके माध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो माध्य पहले था 10, वही इसका नया माध्य होगा। प्रश्न क्रमांक 43 दी हुई है 6, 9, 12, 15 का 20वां पद ज्ञात करना है। 6, 9, 12, 15 का 20वां पद के लिए ए बराबर था, प्रथम पद कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सारवंतन निकालना, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, या इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, सभी में एक जैसा नंबर अर्थात 3 प्राप्त होता है। वह आपका सारवांतर कहलाता है। अब चूंकि प्रश्न में कहा गया कि 20वां पद ज्ञात करना है, तो nवें पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी के। 20वां पद करना, तो n की जगह 20 डाल देंगे, a की जगह पे आपका 6 डाल देंगे, और ये 20 में से 1 गया 19, d की जगह हम 3 डाल देंगे। तो ये आपके पास 19 या 57, 57 और 6 63। अतः हम कह पाएंगे 20वां पद कितना होगा? 20वां पद 63, अर्थात सी नंबर का आंसर आपका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 44 में ABC और PQR में क्रमशः ABC और PQR में क्रमशः A बराबर Q है। A को Q के संगत बनाया गया है और C को R के संगत बनाया गया है। ये दिया गया है A Q के बराबर है और C R के बराबर है। अब आप यहाँ पे उसका नाम लिखना चाहें तो आप क्रम से आप देख सकते हैं ABC और QPR, जिस क्रम से हम यहाँ चले थे ABC QPR, तो इसका सही आंसर होगा ABC समरूप है त्रिभुज QP। प्रश्न क्रमांक 45, त्रिभुज ABC और PQR, त्रिभुज ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज हैं, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज में कि उनके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। क्योंकि इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ? 25/16 दिया हुआ है। संगत भुजाएं कौन कौन सी ली है मैंने? BC और RQ, BC और QR, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान रखना शुरू कर दिया है, दोनों ओर करनी ले लिया है, वर्गमूल ले लिया है, वर्गमूल से वर्ग से ये कैंसिल हो गया है। इसका वर्गमूल 5/4 हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4 होता है। यहाँ पे 15/QR बन जाएगा, इसको हल कर लेंगे, इसका त्रियक गुणा करेंगे, 5QR बराबर 15 गुणे 4 के। अब आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये 5 को नीचे ले जाएंगे, 5 से इसका भाग दिया, 5 एकम भाग, 5 दिया 15 के। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 3 और 4 बचा हुआ है, 3 चौको, तो हम कह पाएंगे कि QR बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 46, दिए गए बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना है।
मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। पहले वाले को x1 y1, दूसरे को x2 y2 कहते हैं। इनके मान रख दिए 6x1 और x2 4, तो 6 धन 4 बटे 2। यहाँ रखो 8 धन 6 बटे 2, ये 6 4 10, 10 बटे 2 अर्थात 5 आ गया है। 8 6 14 बटे 2 अर्थात 7 आ गया है। तो हम कह पाएंगे कि हमारा मध्य बिंदु कौन सा है, 5 और 7 होगा, अर्थात मध्य बिंदु 5 7 ए नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 47, एक आदमी पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो कितनी दूरी पर होगा अपने आरंभिक बिंदु से। हम अगर मानचित्र के मान से देखते हैं तो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूर्व इधर और पश्चिम इधर होता है। अब चूंकि प्रश्नानुसार वह पूर्व की ओर 15 मीटर चला है, पूर्व मतलब इधर की ओर, देखते हैं ना आप यहाँ से, पूर्व मतलब इधर की ओर, यहाँ खड़े होकर के पूर्व मतलब इधर की ओर, तो पूर्व मतलब आप इधर की ओर जाएंगे तो 15 मीटर जाएंगे। फिर आपने लिखा है उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, यहाँ खड़े होकर के फिर आप उत्तर की ओर जाएंगे तो 20 मीटर हो गया है। उसकी प्रारंभिक दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तब आप पाइथागोरस प्रमेय से अब बता पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के। अब आप इसमें मान रखना शुरू करेंगे, 15 का वर्ग धन 20 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है, 15 गुणे 15 अर्थात 225, 20 गुणे 20 बराबर 400, इन दोनों को जोड़ लेंगे 625 आ जाएगा। और 625 चूंकि यहाँ पे वर्ग है, वर्ग को हटाएंगे यहाँ पे कर्णी आ जाएगा। 625 का कर्णी कितना होता है, 25। तो हम कह पाएंगे कि वह ये दूरी कितनी हो जाएगी, 25 होगी, अर्थात वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितना हो जाएगा, 25 मीटर दूरी पर हो। प्रश्न क्रमांक 48, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, अगर हम बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव समान होती हैं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी बिंदु, अगर माध्यिकाएं हैं और एक दूसरे तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 50, यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 और त्रिज्या 5 है तो उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। क्योंकि शंकु था, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 दी हुई थी, यहाँ पे 13 दी हुई है, उसकी त्रिज्या आपके पास 5 थी, ऊंचाई ज्ञात करना थी। क्योंकि एल आर एच में एक संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम यहाँ पे मान रख देते हैं, ये 5h का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। यहाँ से हम 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, इनको यहाँ ले जाएंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 144। चूंकि एच स्क्वायर है, एच का मान निकालना अर्थात करनी में, तो कितना हो जाएगा, इसका 144 का करनी कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 12 सेंटीमीटर, अतः इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर होगी। तब हम कह पाएंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय है क्योंकि हम इसको 14/10 100 लिख सकते हैं। ये भी एक परमेय है क्योंकि इनमें बार लगा हुआ और क्रम से है, 14116 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1416 रिपीट हो रहा है, क्रम है, लेकिन यहाँ कोई क्रम नहीं है। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ 3 0 हैं, अतः यह एक अपरमेय संख्या होगी। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3abc होता है। कृपया इसे याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, लंबिक दूरी यदि ज्ञात करना है, चूंकि x अक्ष से दूरी निकालना है, x अक्ष से दूरी बराबर का होता है y का जो निर्देशांक होता है वो उसकी लंबिक दूरी होता है, y निर्देशांक कितना है 5, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसका ग्राफ निकालना, y अक्ष पे अगर काट रहा है, अरे y पे है तो x कितना होगा 0, तो x बराबर 0 ले लो। x बराबर जैसे हम इसमें 0 डालेंगे ये अकेला बचेगा 4x y के, 4 को हम नीचे ले जाएंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 2, अर्थात y अक्ष पे बिंदु कितना हो जाएगा 0 2 y अक्ष पर बिंदु होगा। प्रश्न क्रमांक 55, यहाँ पर 14 10 6 2 के 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद 14 है, डी का मान बार बार कम हो रहा है, देख लें आप कितना कम हो रहा है 4 4 हर बार कम हो रहा है, अर्थात डी का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, n बराबर 12 हो जाएगा। n पदों के योगफल का सूत्र बताएं, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, इसमें सबका मान रख देंगे। n का मान 12 था, a का मान 14 था, d का मान आपके पास -4, n का मान आपके पास 12 था ही, ये इसको घटाएंगे कितना बचेगा 11 और 11 चौक 44 माइनस का 2 से इसको भाग दे दिया है 6, तो 6 गुणे इन दोनों को हल कर लिया 16 16 छक्का 96, अर्थात -96 96 होगा। ए नंबर का आंसर सही। प्रश्न क्रमांक 56 में 3 8 13
18 का कौन सा पद 78 होगा? अरे मान लेते हैं कि nवां पद 78 होगा। a बराबर कितना है? 3 है। यदि हम इसमें d का मान निकालना चाहें तो d का मान कैसे निकालते? 3 5 3 8 8 5 13 13 5 18, अर्थात d कितना है? 5 है। हमने सूत्र में मान रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। a का मान कितना था? 3। d का मान हमने अभी कितना निकाला? 5। और इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 3 को उधर ले गए, माइनस का हो गया है, घटा दिया, 75 आ गया है। ये 5 आपका नीचे आ जाएगा। 5 का जैसे भाग देंगे 75 में 15 आ जाएगा, और ये n माइनस का 1 जो था 1 उधर चला जाएगा, तो 15 और 1 16। अतः हम कह सकते हैं कि 16वां पद 78 होगा। 16वां पद। क्रमांक 57, किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 4 हैं तो वह समीकरण होगा। अरे उसके मूल 2 हैं और 4 है तो x बराबर 2 होगा, x बराबर 4। हम यहाँ पे और हल कर लेते हैं। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, दोनों को चूंकि 0 थे इन दोनों का गुणा कर लिया, इनको और थोड़ा सा हल किया और हमने एक आंसर निकालने का प्रयास किया। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x धन का 8 बराबर 0 भी। हम इसको अपने मन से भी हल कर सकते थे। कैसे? चूंकि दोनों मूल धनात्मक हैं, संख्याएं सब में एक जैसी दिख रही, 6 8 6 8 6 8। चूंकि दोनों मूल धनात्मक है तो दोनों का गुणनफल पीछे वाला होता है, दोनों का योगफल विथ माइनस साइन, चिन्ह बदल करके बीच में होता है। अतः यहाँ पर माइनस का b अपॉन ए और ये c अपॉन ए, इसलिए ये वाला आपका आंसर सही होगा। यदि संख्याएं 3 8 और x धन 5 AP में है तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। AP का मतलब ये होता है कि अगर इनका सार्वमांतर बराबर होना चाहिए, अर्थात दूसरे में से पहला और तीसरे में से दूसरे को यदि घटा दिया जाए तो उसका मान सदैव बराबर होता है। तो 8 में से 3 घटाया है, x धन 5 में से हमने 8 घटाया है, थोड़ा सा हल कर लिया है। 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, या x धन का 5 माइनस का 8, ये वाला 8 उस करके यहाँ आ जाएगा। ये 5 से 5 कट गया है, कितना बचेगा? x बराबर 8 बचेगा। अतः x का मान आपका कितना होगा? 8। x बराबर 2 धन करनी 3 दिया है। x बराबर कितना दिया है? 2 धन करनी 3, और हमें मान निकालना है x और धन का 1/x। सबसे पहले हम 1/x का मान निकाल लेते हैं। अगर x का मान ये 2 धन करनी 3 था तो 1/, अर्थात इसको भी बटे में ले जाओ, इसको भी बटे में ले जाओ, तो 1/x बराबर 1/2 धन करनी 3 है। अब हम हर का परमेयीकरण कर लेते हैं। हर का परमेयीकरण किया तो इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर वाला तो ऊपर आ गया, नीचे वाले में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ऊपर वाला जो कहते हो, पहले का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर 4, चूंकि दूसरे का स्क्वायर तो करनी 3 का स्क्वायर, तो करनी से ये स्क्वायर कट गया, कितना बचा? 3 बचा हुआ है। अब क्या हुआ है? 2 ऋण करनी 3 तो जो कहते हो था, नीचे कितना बचा? 4 में से 3 गया 1, अर्थात 1/x का मान कितना हो गया है? 2 ऋण करनी 3 के। अब जो हमारा सवाल था, सवाल क्या था? x धन का 1/x, x धन का 1/x, तो x का मान रख दिया। अगर दिख रहा हो आपको, ये x का मान था और ये 1/x का मान था। इसमें से करनी 3 से करनी 3 को काट दिया, तो x धन का 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 4। अतः हम कह पाएंगे इसका आंसर कितना होगा? 4। क्रमांक नंबर 60, एक समांतर श्रेणी है 5 7 9 11 के। इसका nवां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद a हो जाएगा, d निकालना है, तो इसमें इसको घटा दिया। 2 2 का अंतर है, हर एक में देख सकते हैं, 5 2 7 2 9 2 11, अर्थात d बराबर आपके पास 2 आ गया। प्रश्न क्रमांक 60 में nवां पद ज्ञात करना है। क्योंकि a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। a का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे, अंदर गुणा करेंगे, 2n माइनस का 2 के, 5 में से 2 गया 3, और इस प्रकार से आपका आंसर 2n धन का 3 आपका आंसर सही होगा। समांतर श्रेणी का nवां पद ये दिया हुआ है, तो उसके समांतर श्रेणी का सार्वमांतर कितना होगा? ये जो n के साथ मल्टीपल होता है वह उसका सार्वमांतर होता है, अर्थात डी नंबर का आंसर आपका सही। शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसमें धारा की दिशा में चल रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है। माना धारा की चाल कितनी है? x है, तो धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? x धन का 6। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पे दी हुई है 17 किलोमीटर, समय दिया हुआ है 2 घंटे। दूरी रख देंगे, समय रख देंगे, इसको हल करेंगे, 2 का भाग देंगे 8.5 बार। अब ये वाला 6 इधर से इधर आ जाएगा, तो हम घटा देंगे, घटाने पे कितना आ जाएगा? इसमें से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 2 द्विघात समीकरण दिए, इनका उभयनिष्ठ मूल जो होगा वो देखते हैं कैसे होगा।
इन नंबरों को हम बार बार दोनों में हल करके देखते हैं, जिसमें संतुष्ट हो जाता है वो उसका हल होता है। हमने अभी हाल x = 2 रख करके देखा है। जैसे हम इसमें 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखा है, x की जगह 2 रखा है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और ये 10, 10 4 14, 14 में से 14 गए 0 के। इसी प्रकार से इस समीकरण में भी यदि रखा है 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 10 दूनी 20, ये 16, 16 4 20, अर्थात ये भी मतलब एक ऐसा नंबर x = 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात उभयनिष्ठ मूल कितना हो जाएगा, x = 2 होगा। कितना होगा, x = 2 होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। अरे भाई, सभी सर्वांग सम आकृतियां जितनी होती समरूप होती हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, आयत भी समरूप होते हैं, केवल ये वाला गलत है। समरूप आकृतियां समबाहु और सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये वाला गलत है। प्रश्न क्रमांक 65, केंद्रीय माप में से मापक नहीं है। माध्य माध्यिका बहुलक 3 तो उसके केंद्रीय परिमाप कहलाते हैं, परंतु उसका परिसर जो है उसका परिमाप नहीं है। यदि हम P और Q अभाज्य हैं तो इनका HCF कितना होता है, 1, तो LCM कितना हो जाएगा, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। 67, यदि उसकी पेड़ की ऊंचाई 6 है और उसकी छाया 2 करनी 3 है तो आपको उसका उन्नयन कोण ज्ञात करना। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, θ डिग्री है। तब हम यहाँ पे tan का मान निकालेंगे। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 6 बटे करनी 2 करनी 3 के हर का परमीकरण कर दिया है। इसके बाद आपने देखा है तो ये ऊपर तो 6 करनी 3 बन गया है, ये 2 और करनी 3 मिलकर के 3 बन गया है, तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, बचा कितना, करनी 3। और ये कितने का मान होता है, tan की सारणी में 60 डिग्री का। अतः हम कह पाएंगे कि उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। यदि समीकरण के मूल वास्तविक हों तो आपको वास्तविक मूल्य के लिए हमें मालूम है कि समीकरण जो आपके पास दिया हुआ है उसमें a = b = और c = आप निकाल सकते हैं। वास्तविक मूल्य के लिए d का मान सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए। अब d का मान कितना होता है, विविक्तिकार b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। b का मान कितना था, -4, रख देंगे -4 का स्क्वायर, -4 a का मान 1, c का मान p बड़ा है 0 से। थोड़ा सा और हल करना शुरू किया, 4 का स्क्वायर 16, -4 × 4 p बड़ा होगा 0 से। अब इसको उधर ले गए तो 4p हो गया, 4p में से 4 को नीचे ले गए, भाग दे दिया, 4 आ जाएगा, अर्थात p ये मुंह किसकी तरफ खुला है, 4 की तरफ, अर्थात हम p का मुंह, ये इसका मुंह किधर क्यों खोलेंगे, 4 की तरफ, तो आपका a नंबर का आंसर सही हो। 20 विषम प्राक संख्याओं का माध्य कहते हैं, 1 3 5 7 और इस प्रकार से कितने पद हैं, 20 पद हैं। अब इनके 20 पदों का योगफल निकालना है, तो योगफल का सूत्र जो होता है समांतर श्रेणी में a = 1 आ जाएगा, d 2 का अंतर देख लें आप हर एक में, तो d = 2 आ जाएगा। 20 पदों का योगफल तो n/2 2a + n - 1 × d। अब n/2 तो n का मान कितना था, 20 बटे 2, a का मान कितना है 1, d का मान 2, इसको हल करते जाएंगे, ये बचेगा 19 दूनी 38, ये 2 इधर 2 से काट दिया, ये 10 आ गया, 10 और ये 38 और 2 40 में 10 का गुणा किया, 400। अब माध्य किसे कहते हैं, माध्य कहते हैं कुल योग बटे पदों की संख्या। कुल योग कितना निकाला मैंने अभी 400 बटे पदों की संख्या कितनी थी, 20, और 20 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा, माध्य कितना होगा, 20। अतः हम कह पाएंगे कि 20 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, 20 होगा। त्रिभुज की परिमाप निकालना है। त्रिभुज के बिंदु दिए हुए हैं 0 4 00 3 0। ये आपके अगर आप ग्राफ में आप प्लॉट करते हैं तो आसानी से निकल आते हैं। हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करने का प्रयास किया। ये दूरी कितनी कहलाती है, अगर ये 3 0 है तो 3, ये 0 4 है तो ये 4, और पाइथागोरस से आप इसको निकाल लेंगे 5। अब कुल परिमाप कितनी हो गई, 3 + 4 + 5 = 12 सेंटीमीटर। तो हम आसानी से कह पाएंगे इसकी परिमाप कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। वीडियो बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। कृपया इसे आप लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय से हमारे वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकॉन भी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बहुत सारे छात्रों तक इसे आप पहुंचाने का कष्ट करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।